हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को ख़त्म किया था। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट अगर उसे रास्ते में कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम मिल जाए, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये है हमारे पास मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट है। लाइट मीडियम 1 में ट्रैवल कर रही है, इट इज़ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। बट अगर इसे किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री मिल जाए तो ये उस मीडियम के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है थोड़ी सी, एंड मैक्सिमम ये रिफ्रैक्ट कर जाती है। दे विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। जब ये मीडियम में एंटर करती है तो ये थोड़ी सी बेंड भी हो जाती है एट द बाउंड्री, एंड दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट at the boundary of two transparent medium when light goes from one medium to other medium is known as refraction. थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझेंगे कि मेरे पास ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री है, इधर मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, लाइट यहाँ से आई। हम इस लेक्चर में या इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलेंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई एंड इस दौरान ये थोड़ा सा बेंड हो गई। हम लोग जो थोड़ी सी लाइट पार्शियल जो रिफ्लेक्शन है उसको डिस्कस नहीं करते हैं, बट हमेशा बेटा थोड़ी बहुत अमाउंट में रिफ्लेक्शन होती ही होती है, इवन एट द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक वाटर, ग्लास एटसेट्रा। इज इट क्लियर? रिफ्रैक्शन को डिटेल में समझने से पहले हम टर्म बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम्स। अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस, ये हमारे पास कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब लाइट किसी मीडियम में, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है। मान लीजिए कि इस स्पीड को मैं c से डिनोट करता हूँ। लेट अस सपोज दैट लाइट एंटर्स इन सम मीडियम in which speed of the light is v. Speed of light in ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें स्पीड है v। इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसे आप कैसे लिखोगे? c by v, speed of light in space to the speed of light in medium। speed of light in space या in आप वैक्यूम कह सकते हो, ठीक है। कई बार इसको हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी लेके चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। इट इज 1.33। अगर मैं ग्लास के लिए, वैसे ग्लास के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास वगैरह, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी थोड़ी अलग होती है, बट इन जनरल हम ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं 1.5। इसका मीनिंग क्या है कि जब लाइट वाटर में एंटर करती है तो इसकी स्पीड कितनी रह जाती है ये देखते हैं। 1.33 को मैं आसान करने के लिए 4/3 लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ divided by v।
यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू बन जाएगी। आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। 9 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज 9/4। यू मे राइट डाउन इट एज 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशंस बच्चों एक बार चेक कर लेना। ये आ गए। देखो फर्क देखो कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, जबकि हमारे पास वाटर में ये स्पीड काफ़ी कम हो गई है। इट इज़ 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वी कैन गो फॉर ग्लास। अगर ग्लास के लिए भी मैं यही कंसेप्ट यूज़ करूँ देन आई कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। This is going to be equal to 2 into 10⁸8 meter per second. The point I want to communicate is सभी मीडियम्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम या इन स्पेस। दिस इज मैक्सिमम। तो लाइट जब किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम हो गई है तो ये रेशियो c/v इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। तो सभी मीडियम्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों बात को ध्यान से समझो। जब मैं बात करता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल वर्ड, देन इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ c/v, दिस इज इक्वल टू म्यू। यानी कि यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की। जो बाहर वाला मीडियम है ये मेरे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम है, एंड लाइट एंटर्स इनटू अदर मीडियम। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है ये है हमारे पास सेकंड मीडियम। जिस मीडियम की बात यहाँ पर हो रही है, लाइट मीडियम में एंटर की, बेंड की, यहाँ पर लाइट की स्पीड थी c, यहाँ पर लाइट की स्पीड हो गई है v। So c/v will represent refractive index of this given medium, जिस मीडियम की यहाँ पर बात हो रही है। This is known as absolute refractive index। जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल ली थी ग्लास के लिए। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 है। तो यहाँ पर देखो दो वेलोसिटीज की रेशियो है, जिसमें से ये जो वेलोसिटी हमने लिखी है न्यूमरेटर में ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। क्लियर? अब अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर वाटर के लिए दोबारा से एग्जांपल लिखूँ तो ये 1.33 होगा। इन दोनों को देखो, दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। इन दोनों में नोटिस करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है देन आई विल से दैट ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ऑप्टिकली डेंसर। इसका मतलब ये है कि ग्लास में लाइट की स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। Speed of light in glass will be less than speed of light in water, क्योंकि ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये नॉर्मल मास डेंसिटी नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे आप सिंपल डेंसिटी भी कहते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी की। जिस मीडियम में स्पीड कम होगी वो उतना ऑप्टिकली डेंसर होगा। मैं इस बात को एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर साउंड की बात करूँ तो साउंड वैक्यूम में या फ्री स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 0। जबकि अगर मैं बात करूं साउंड की स्पीड इन सॉलिड्स से, इन मेटल्स, इन
आयरन ये काफ़ी ज़्यादा होती है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ मोर देन एयर। ठीक है, मेटल्स में साउंड की स्पीड एयर से या लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर अगर मैं स्पीड को रेफरेंस लेके बात करूँ तो मैं कहूँगा कि स्पेस, फ्री स्पेस इज डेंसर देन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन स्पीड की टर्म्स में कर रहे हैं। अगर स्पीड ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि मीडियम रेयर है, अगर स्पीड कम है तो हम कहेंगे मीडियम डेंसर है। क्लियर? तो इस केस में हमारे पास स्पीड वैक्यूम में 0 है, तो दिस इज मोस्ट डेंसर मीडियम फॉर साउंड, एंड जो मेटल है इट विल बी कॉल्ड रेयर मीडियम फॉर साउंड। क्लियर? एक ऑप्टिकली डेंसर हो गया, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वापस यहीं पे आ रहे हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम हो गया। सो दिस इज रेयर मीडियम कॉन वाटर हो गया। क्लियर? अब हम लोग यहां पर एक टर्म पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंपैरिजन में एक मीडियम की दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या वाइस वर्सा हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो बेटा, बोलने का और लिखने का तरीका देखो। मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको पहले बोला यहां पे लिखा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर बोला बाद में बट लिखा ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट कौन से मीडियम में एंटर कर रही है? ग्लास में। कौन से मीडियम से लाइट आ रही है? लाइट इज कमिंग फ्रॉम वाटर। जब लाइट वाटर से ग्लास में एंटर करे तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जिस मीडियम में लाइट गई है, रिफ्रैक्शन के बाद, बेंडिंग के बाद लाइट जिस मीडियम में गई है उसे हम नीचे लिखेंगे, बोलेंगे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लाइट आई कहां से है? वाटर से आई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इज दैट क्लियर? इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे लिखेंगे। इसको खैर हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में। तो ये आपको क्लियर है। इसको मैं एक बार रिकॉल करता हूं। जैसे हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जब मैं सिर्फ ग्लास लिखता हूं, साथ में कोई और मीडियम मेंशन नहीं करता, देन इट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस या वैक्यूम, जो मर्जी कह लो। ठीक है, तो यहां पर मुझे फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ ना कुछ होती है। लाइट जब वैक्यूम से एयर में एंटर करती है तब भी थोड़ी सी स्पीड पे फर्क पड़ता है। मुझे हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू इतनी होती है, विच इज नियरली इक्वल टू 1। इसलिए जब हम बात करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख लो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लिख लो, या सिंपली लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एक ही बात है, तीनों ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन में एक मीडियम की दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट्स की रेशियो क्या है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बच्चों यहां पर क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी रिटन एज
speed of light in vacuum to the speed of light in glass divided by speed of light in vacuum divided by speed of light in water. क्लियर? आप लोग इसे रीअरेंज कर सकते हो, ये बन जाएगा VW by VG. इज दैट क्लियर? अब ये हमारे पास रेशियो आ गई, ये बता रही है जब लाइट कहाँ से वाटर से ग्लास में जाती है तो इनकी स्पीड्स की रेशियो क्या आएगी. अगर मैं इस रेशियो को लिखूं, लास्ट डेटा उठाऊं जो हमने अभी पीछे लिखा था, हम लोगों ने लिखा था वाटर के लिए 2.25 यानी कि 9/4 एंड ग्लास के लिए 2. वाटर के लिए हमने लिखा था 9/4 एंड यहाँ पर हमने लिखा था 2 into 10⁸ into 10⁸ ऑन कैलकुलेशन. दिस कम्स आउट 9/8. Is that clear? So this is refractive index of glass with respect to water. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ मीडिया. जिन दो मीडियम्स की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो वही रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगी. सेकंड, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. एंड थर्ड फैक्टर इज इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. ये फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. हम लोगों ने इस फैक्टर को तो काफ़ी डिटेल में समझ लिया. हम लोगों ने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो जो स्पीड है ये मीडियम पे डिपेंड करेगी. जैसे अभी अभी हमने देखा वाटर और ग्लास के लिए V की वैल्यू अलग अलग होती है. सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो. जैसे हमारे पास इफेक्टिव इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है A+B/λ² प्लस C/λ⁴, where A, B and C are constants and lambda represent wavelength of the light used, जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं. तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कॉचीज फॉर्मूला. इस फॉर्मूले के मुताबिक जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी. यानी कि सेम मीडियम के लिए आई एम यूजिंग ग्लास, मीडियम वही है, ग्लास ही है, और अगर मैं यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ्स इंसिडेंट करता हूँ तो हर एक λ1, λ2, λ3, λ4 अलग अलग वेवलेंथ्स इंसिडेंट करता हूँ तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होगी. जिसका मतलब जब ये ग्लास में एंटर करेंगी रेस तो इन सब की स्पीड अलग अलग हो जाएगी. एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर. इन जनरल टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, बट इसकी डिटेल डिस्कशन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती. इज इट ओके? अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन में आपस में क्या रिलेशन है, हम क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो कंसेप्ट क्या है बेटा, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे आती है ये बेंड क्यों करती है, इसकी वजह, इसका रीज़न, बेसिक लॉजिक क्या है. चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम. कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कॉज ऑफ बेंडिंग, मुड़ने का कारण क्या है. कारण ये है when light goes from one medium to other medium there is change in speed. मुड़ने की वजह है change in speed. आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ी है तब हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि y i is equal to r. रिफ्लेक्शन में हमने ये डिस्कशन की थी I और R दोनों बराबर क्यों होते हैं. वजह क्या थी, हमने कहा था लाइट की टेंडेंसी है कि वो जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए.
फर्मेट प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है कि लाइट जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए बेंड कर जाती है। बेंड क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई है। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास ये सड़क है, दिस इज अ वेल इन गुड कंडीशन रोड एंड ये हमारे पास फार्म्स है या रफ टेरेन है, ठीक है। आप एक गाड़ी से आते हो, आप ये गाड़ी सीधी ले जा रहे हो विद सर्टेन स्पीड से V1। आपको यहाँ तक इस घर तक पहुँचना है, फार्म में आपका घर है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। पहुँचने के कई तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ से जाओ, फिर यहाँ आके मुड़ जाओ। आप चाहते हो आप जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचो। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इधर जाओ, उसके बाद फिर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ जाओ। देयर आर नंबर ऑफ वेज। ध्यान रखना, जब आप गाड़ी रफ फील्ड में चलाते हो तो स्पीड कम हो जाती है, तो आपकी स्पीड वेरी करेगी। रोड पे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी एंड जब आप फील्ड्स में चले जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। और तरीका क्या हो सकता है कि कुछ देर आप आगे जाओ, उसके बाद थोड़ा ऐसे बेंड कर जाओ। मैं चाहता हूं कि आप बेहतरीन तरीका ढूंढो, बेस्ट वे, जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी इस सड़क से पॉइंट ए से अपने घर पॉइंट बी तक पहुंच जाओ। तो इस केस में आप थोड़ा पहले आगे जाओगे, फिर आप बेंड कर जाओगे, टर्न कर जाओगे एट सर्टेन एंगल थीटा। क्लियर? तो इसको आइडियली अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम डेरिवेटिव के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। कंसेप्ट जो मुझे समझाना है कि जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए जब स्पीड दो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग है, एक जगह V1 है, दूसरी जगह V2 है, तो कुछ देर आप पहले सीधा जाओगे और उसके बाद बेंड कर जाओगे। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइट आल्सो। लाइट पहले मीडियम 1 में आ रही है, उसे मीडियम 2 में जाना है और जल्दी से जल्दी इस जगह तक पहुंचना है। तो लाइट पहले सीधी आती है, फिर मीडियम पे आके बेंड हो जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। क्लियर? सो दिस इज हाउ स्पीड एंड रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर? अब हम ये डिस्कस करते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइट मान लीजिए मीडियम 1 से आ रही है, हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड c, वी कैन रिलेट दिस थ्री। c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। इज दैट क्लियर? अब लाइट एंटर कर गई बच्चों दूसरे मीडियम में। जब दूसरे मीडियम में चली गई तो डेफिनेटली इसकी स्पीड तो चेंज हो ही जाएगी और इस स्पीड की रेशियो के बारे में ही हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगला पॉइंट ध्यान से समझो बेटा, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको कैसे पैदा किया गया है। वंस लाइट इज प्रोड्यूस्ड, रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा विद चेंज इन मीडियम। सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। अब देखो यहाँ पर स्पीड तो चेंज हो गई है, फ्रीक्वेंसी सेम रही, तो यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो इसे मैं लैम्डा डैश लिख सकता हूँ। ध्यान रखना कि जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज, बट देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं, आई कैन राइट डाउन 1 डिवाइडेड बाय 2, देन वी कैन राइट डाउन c बाय v इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। व्हाट इज c बाय v? दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और मेथड से भी डिफाइन कर सकते हो, रेशियो ऑफ
wavelength of light in vacuum to the wavelength of light in medium. This ratio is also equal to refractive index. Is it clear? And now we have laws of refraction. First law, which is known as Snell's law. It states that ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction for a particular media, for a particular pair of media is always equal to constant, is always equal to constant, and this constant is equal to, this constant is equal to refractive index of that pair of media. What does it mean? स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? मान लीजिए हमारे पास ये एक बाउंड्री है. दिस इज बाउंड्री बिटवीन टू मीडियास. दिस इज मीडिया 1, दिस इज मीडिया 2. लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में एंटर करती है. ये हमारे पास जो लाइन ड्रॉ की गई है, दिस रिप्रेजेंट नॉर्मल. जो लाइट आई उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो लाइट एंटर की दैट विल बी नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 1 से मीडियम 2 तक. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट. क्लियर? एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पेयर ऑफ मीडिया. क्लियर? यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लाइट जिस मीडियम में एंटर करती है उसे नीचे लिखते हैं, जिस मीडियम से आई उसे ऊपर लिखते हैं. यहाँ से आई और यहाँ पे गई, ठीक है, बट बोलना पहले मीडियम नंबर 2 को है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. अब अगर हम लोग इस रेशियो को लिखें तो ये रेशियो हमारे पास होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ये हमारा अगला आर्टिकल होगा. फॉर द टाइम बिंग आप इसे याद कर लीजिए. तो हमारे पास क्या बन गया? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं देन आई विल राइट डाउन म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर. म्यू इंटू साइन आई. म्यू 1 क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है. म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, वो मीडियम जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल मेड बाय लाइट विद नॉर्मल इज R. अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं देन आई कैन राइट डाउन म्यू इंटू साइन आई इज कांस्टेंट. म्यू इंटू साइन आई इज कांस्टेंट. ये जनरल रूल हो गया. आप इस मीडियम के लिए लिखो तो क्या लिखोगे? म्यू 1 इंटू साइन आई. दूसरे मीडियम के लिए लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? म्यू 2 इंटू साइन आर. दिस रेशियो यहाँ से ये रिजल्ट आएगा और इनको आप डिवाइड करोगे तो रेशियो आ जाएगी एंड दिस रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ. ठीक है बच्चों, इस रिजल्ट को मैं एक बार रिकॉल करता हूं और हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे. मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1.
जो मीडियम यहाँ पर डिवीजन में आया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगी। क्लियर, ये ध्यान देना कि ये 2 लिखा है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो सिचुएशन यहाँ पर स्नेल्स लॉ फेल हो जाता है। हमने स्नेल्स लॉ क्या लिखा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अगर मैं मान लूँ कि ग्लास की एग्जांपल ले रहे हैं तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास 1.5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या बनती है, साइन आई बाय साइन आर। नाउ इफ आई पुट i इज इक्वल टू 0 तो उस केस में मेरे पास यहाँ पर i 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास r की वैल्यू क्या बनेगी, कुछ भी हो मेरे पास ये इक्वेशन जस्टिफाई हो ही नहीं सकती। मैं ये नहीं लिख सकता 1.5 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन साइन r। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास ये टर्म तो 0 हो जाएगी, राइट साइड मेरे पास 0 हो जाएगी, लेफ्ट साइड मेरे पास 1 हो जाएगी, जो कि गड़बड़ करेगा। तो ये स्टेप गलत हो जाता है, यानी कि स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट करें तो ये गलत हो जाता है। क्लियर? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री। हमें यह पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। इट मीन्स दैट कि अगर कोई लाइट मीडियम के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है, 90 डिग्री एंगल बना रही है विद मीडियम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल भी ऐसे ही बनेगा। तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी 0 होती है। मीन्स अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो लाइट बिना किसी डेविएशन के ही आगे निकल जाती है, लाइट गोज विदाउट एनी डेविएशन। इज दैट क्लियर? तो इस केस में स्नेल्स लॉ अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ये फेल हो जाता है। दिस इज फेल्यूर ऑफ स्नेल्स लॉ व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। तो फिर सिचुएशन हमारे पास क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 लिख लो, इधर लिख लो म्यू 2 इंटू साइन आर। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर यहां पर मैं i को 0 पुट करता हूं, इधर r को 0 पुट कर दूंगा, इट कैन बी जस्टिफाइड। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड लॉ हमारे पास आ गया। सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lies in same plane. All three lie in same plane. तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास मान लीजिए ये मीडियम का इंटरफेस है, यहाँ पर लाइट ने रिफ्रैक्ट होना है और मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक प्लेन जिसको मैंने यहाँ पर लाइट कलर से येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो ये प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब लाइट यहाँ पर इस प्लेन में ही आई, इसी प्लेन में रहेगी। इसी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, और लाइट यहीं से ही आगे बेंड कर जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट सेम प्लेन में ही रहेगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। Now we have principle of reversibility of light. It states that, लिखिए definition, it states that if the path of a ray of light get reversed after a number of reflections and refractions,
then it will retrace its entire path. It will retrace its entire path. ये अपने पूरे के पूरे पाथ को रिट्रेस करेगी. What does it mean? मान लीजिए हमारे पास ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और मीडियम 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम है. से दिस इज वाटर, और मैंने इस वाटर के अंदर एक मिरर रखा हुआ है. तो लाइट यहाँ से आती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है. इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर के ऊपर ये नॉर्मल इंसिडेंस होती है, जिसकी वजह से इसका पाथ रिवर्स हो जाता है. तो देखो, एक रिफ्रैक्शन हुई, एक रिफ्लेक्शन हुई. तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल पाथ रिवर्स हो गया. तो लाइट जैसे आई थी बिल्कुल वैसे ही वापस चली जाएगी. ठीक है, लाइट विल रिट्रेस इट्स इंटायर पाथ. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. लाइट अपने पूरे के पूरे पाथ को रिवर्स कर लेगी अगर फाइनल जो लाइट है वो रिवर्स हो जाती है. देन इट विल रिट्रेस इट्स इंटायर पाथ. अब यहाँ से हम लोग कुछ कंसेप्ट ड्राइव करेंगे. मेरे पास ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. हम बात करते हैं पहले लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है. फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो क्या होगा. इस केस में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखी जाएगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू साइन I बाय साइन R. इसको यहाँ पे कैसे लिखोगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब सिमिलरली जब लाइट वापिस जाएगी कहाँ पे, मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 1 में, आफ्टर रिवर्सिंग इट्स फाइनल पाथ, तो क्या होगा. तब ये जो R है ये एक्ट करेगा एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड I विल बिहेव लाइक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2 is equal to sin I by R multiply by sin R by sin I. sin R by sin I. तो यहाँ पर sin I कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से sin R कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2. This is equal to 1. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. आप लोग इस रिजल्ट को कैसे मेमोराइज करोगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. इज इट क्लियर. जनरली आप लोग इसको ऐसे भी लिखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू 1 बाय refractive index of medium B with respect to A. This is conclusion drawn from principle of reversibility. इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा और बेहतर लेवल पे समझेंगे. हम यहाँ पर एक पैरेलल स्लैब लेंगे और पैरेलल स्लैब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे, रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मान लीजिए मेरे पास एयर से लाइट आती है. इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल I एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर इज R. क्लियर. दिस इज मीडियम A. अब लाइट को वापस बाहर आना है. अगर मैं ये मान के चलूँ कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ये अभी टेम्परेरी लाइन ड्रॉ करूँगा, मुझे बाद में हटा देनी है.
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक मिरर लगा देता हूँ समहाउ, तो लाइट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए वापिस उसी पाथ में चली जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B with respect to A, which is equal to sin I by sin R. Is that clear? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B with respect to A, it is written as 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A with respect to B, यानी कि I can write down it as sin I by sin R। और अगर मैं इसको यहाँ पर रिवर्स कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A with respect to B will be equal to sin R upon sin I। वही बात जो हमने अभी अभी की है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। हमने ये दो सरफेस पैरेलल लिए हैं, ये फेस एंड ये फेस आपस में पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ज्योमेट्रिकली आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एंगल 90 है, तो दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, तो ये एंगल भी हमारे पास R होगा। अब ध्यान से समझो, लाइट मीडियम B से मीडियम A में जा रही है, मीडियम B से मीडियम A में जा रही है, B से A में जा रही है। क्लियर। यानी कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B। और इस केस में साइन R हमारे पास है। यहाँ पर जो R है इट विल एक्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R विल एक्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से समझना है बच्चों मेरी बात को कि यहाँ पर ये जो R था ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जब लाइट B से A मीडियम में जाएगी तो ये R एक्ट करेगा एज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I शुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट डज इट मीन कि जब लाइट बाहर आएगी तो ये लाइट इस नॉर्मल के साथ एंगल I बनाएगी, एंगल I विल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक पैरेलल स्लैब है तो लाइट I एंगल पे ही एंटर करती है और I एंगल पे ही बाहर आती है विद नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल I है। अगर मैं अब डायग्राम को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दूं, देन यू विल सी दैट कि लाइट इस केस में जो दो रेज आई ये थी इंसिडेंट रे और इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे, जो रे बाहर गई। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज विल बी पैरेलल। दिस इज इंसिडेंट रे, इसको मैंने थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, ये हमारे पास इमर्जेंट रे है। वी कैन कंक्लूड दैट फॉर पैरेलल स्लैब इंसिडेंट रे मस्ट बी पैरेलल टू इमर्जेंट रे। एंड नाउ वी विल डिस्कस लेटरल डिस्प्लेसमेंट या जिसे आप कहते हो लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन कॉल इट एज lateral shift in case of parallel slab. In case of parallel slab, so this is the situation. We have a parallel slab. Suppose इस parallel slab की thickness हमारे पास T है and इस पैरेलल स्लैब के ऊपर हमने एक लाइट इंसिडेंट की such that angle of incidence is I, such that angle of incidence is I. Is it clear? After refraction ये लाइट बेंड कर गई and angle of refraction is R. Now on the second phase this will represent angle of incidence which will be इक्वल टू R एंड लाइट यहाँ से बाहर आएगी। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज विल बी पैरेलल। क्लियर? दिस एंगल इज गोइंग टू बी I. नाउ इफ आई ड्रॉ प्रोड्यूस दिस इंसिडेंट रे, we know that incident ray and emergent rays will be parallel to each other. So this is incident ray, emergent ray parallel to each other.
अब इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली आप यूँ समझो कि लाइट इधर जा रही थी, अब डिस्प्लेस होके इस तरफ हो गई है, खुद के ही पैरेलल थोड़ा शिफ्ट कर गई है व्हेन इट पासेस थ्रू पैरेलल स्लैब। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे आप x मान सकते हैं। हमें इस x को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखो तो ये आपके पास एंगल आएगा I माइनस आर। ये कंप्लीट एंगल पूरा वर्टिकली अपोजिट होगा। दिस कंप्लीट एंगल इज I, तो यहाँ से R हमने माइनस कर दिया, दिस बिकम्स I माइनस आर। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स के नाम रखूंगा ताकि डिस्कशन को करना आसान हो सके। से दिस पॉइंट इज A, this is B, this is C, and say this one is N. Okay? Now ध्यान से समझिए बच्चों, हमें इस x को ढूंढना है। हम t को एंड I, म्यू, r इनको यूज कर सकते हैं। म्यू रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बाहर की तरफ हमारे पास एयर है। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रायंगल ACN। इन ट्रायंगल ACN हमारे पास ये हो गया परपेंडिकुलर, और मैं इस साइड को यूज करूंगा, ये मेरे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। तो आई विल राइट डाउन परपेंडिकुलर यानी कि CN अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ I माइनस आर। CN मेरे पास x है, AC मुझे पता नहीं, AC मुझे अभी अपनी कैलकुलेशन में एलिमिनेट करना पड़ेगा। Say this is equation number 1. Now let us refer triangle ABC. In this triangle मेरे पास क्या है? मुझे T पता है, thickness of the slab, and मुझे AC अपने इस कैलकुलेशन में यूज करना है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर AB by AC यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी इक्वल टू cos R। AB मेरे पास है थिकनेस ऑफ स्लैब, सो आई कैन राइट डाउन T बाई AC इज इक्वल टू cos R। यहाँ से मेरे पास 1 बाई AC की वैल्यू आ जाएगी। 1 बाई AC इज इक्वल टू cos R बाई T। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल यूज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये रहा 1 बाई AC। 1 बाई AC की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये बन जाएगा x इंटू कॉस R बाई T इज इक्वल टू साइन ऑफ I माइनस R। यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T टाइम्स साइन I माइनस R बाई कॉस R। This x will represent lateral shift या lateral displacement when light passes through parallel slab। अब इस x की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग lateral displacement, जिन फैक्टर्स के ऊपर x की वैल्यू डिपेंड करेगी, उसमें पहला तो आ गया ग्लास स्लैब की थिकनेस, दूसरा आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड तीसरा हमारे पास यहाँ पर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, आपको R नहीं लिखना क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो म्यू एंड I के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पर साइन R लिखना चाहूँ तो कैसे आएगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। तो अगर मुझे साइन R लिखना है तो साइन R की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? साइन I बाय म्यू। तो यानी कि R की वैल्यू तो I एंड म्यू पे डिपेंड करेगी। म्यू इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो म्यू, I एंड T, these are three factors that will influence lateral displacement when light goes through parallel slab. And next we have refraction through multiple slabs. यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो मीडियम्स हैं, मीडियम A, B, जिनमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर एयर तो प्रेजेंट रहेगी, एयर।
ऐसा करते हैं, मीडियम्स को थोड़ा लेबल चेंज कर लेते हैं। ये मीडियम ए रख लेते हैं, दिस इज मीडियम बी, दिस इज मीडियम सी एंड देन अगेन मीडियम ए। तो लाइट हमारे पास मीडियम ए से आएगी, यानी कि ए से आएगी। लाइट ए से आने के बाद रिफ्रैक्ट करेगी, देन वंस अगेन इट विल रिफ्रैक्ट एंड एज वी डिस्कस्ड ये फिर से बाहर निकल जाएगी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। ये एंगल हमारे पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, देन वी विल हैव दिस एंगल एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये एंगल भी R1 होगा। सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं इसे सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3 मानूं तो सेकंड सरफेस के लिए R1 विल एक्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर ये एंगल R2 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड सरफेस के लिए जो R2 है इट विल एक्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वी कैन वेरी इजिली कंक्लूड दैट दिस एंगल विल बी I। सरफेस 3 के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल I होगा एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 करके इंटरफेसेस पे, यानी कि पहले सरफेस 1 के ऊपर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट डाउन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन सी मीडियम में गई है लाइट? बी में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, दिस विल बी रिटन एज साइन आई बाय साइन R1। क्लियर? देन वी विल राइट डाउन फॉर सरफेस 2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी रिस्पेक्ट टू मीडियम बी एंड दिस विल बी रिटन एज साइन R1 by sin R2, and then we will go for surface number 3. यहाँ पर क्या लिखेंगे? refractive index of medium A with respect to C. This is equal to sin I by, क्या ये सही लिखा मैंने? सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर R2 होगा, sin R2 डिवाइडेड बाय sin I. अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. देन लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विस्पेक्ट टू A मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विस्पेक्ट टू B मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विस्पेक्ट टू C. This is equal to sin I by sin R1 multiply by sin R1 divided by sin R2 then multiply by sin R2 divided by sin I. यहाँ से sin R1 कट जाएगा, sin R2 कट जाएगा, sin I भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो जो राइट साइड है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी. तो मैं अगली स्लाइड पे लिखूंगा. हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विस्पेक्ट टू मीडियम A मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विस्पेक्ट टू B देन मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विस्पेक्ट टू C. दिस इज इक्वल टू 1. अब अगर मैं थोड़ा सा फर्दर रीअरेंजमेंट करूं तो देन आई कैन राइट डाउन 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विस्पेक्ट टू मीडियम C. हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा. अगर मैं उसे यूज़ करता हूं तो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विस्पेक्ट टू C को लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विस्पेक्ट टू A. तो ये किसके इक्वल आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विस्पेक्ट टू A मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विस्पेक्ट टू A विद रिस्पेक्ट टू B. क्लियर? तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया. इसे आप लोग मेमोराइज करोगे. अब इस रिजल्ट को याद कैसे रखना है? देसी जुगाड़. ये B से B कट गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विस्पेक्ट टू A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C विस्पेक्ट टू A. ये कहीं लिख के मत आ जाना बेटा, ठीक है? ये शुद्ध जुगाड़ है कि ये B से B कट जाएगा तो C विस्पेक्ट टू A आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट. ABC को कैसे याद किया जा सकता है. Done.
And next topic is normal shift. Normal shift. नॉर्मल शिफ्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, बीकर है या कोई बकेट है जिसमें हमने वाटर फिल कर रखा है। तो वाटर का कलर हल्का रखने के लिए मैं इसे येलो कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। सो दिस इज़ वाटर एंड इसके बेस पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स बेस। लेट अस सपोज दैट कि इस बीकर में जो वाटर भरा हुआ है ये डेप्थ D तक फिल किया गया है। ओके, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बाहर से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हम लोग इसको नॉर्मल डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे। नॉर्मल डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने का मतलब होगा हम लगभग इसको यहाँ से ऊपर से देखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर से टेढ़े इस साइड से नहीं ऑब्जर्व करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, डायग्राम को क्लियरली ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनाऊंगा, बट आइडियली जो मेरे मन में बात है वो यही है कि वी आर ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम साइड से देखते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन। अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट से चलती है तो वो इसी डायरेक्शन में आगे निकल जाएगी, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों 0 डिग्री होंगे। ये मीडियम A है, ये मीडियम B है, ये हमारे पास एयर होगी और ये हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी रे की। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होंगी। 2 रेस जिस पॉइंट पे मीट करे या मीट करती हुई महसूस हो वहीं पे इमेज बनती है। तो हम लोग यहाँ पर एक सेकंड रे सेंड करेंगे। सेकंड रे मैंने डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ की है, ये काफ़ी दूर शो करती है। A एंड B पॉइंट्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये दोनों रेस बहुत पास होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से ही इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो अगर ये डायग्राम सही होती तो ये B पॉइंट वाली रे मेरी आँख तक नहीं पहुँच सकती थी। मेरी ह्यूमन आई है, डायनासोर की आँख तो नहीं है बच्चों, है ना। तो इस केस में हम लोग इस रे B की बात करते हैं। आई रिपीट, B पॉइंट हालांकि बहुत पास है, बट क्लीन एंड क्लियर डायग्राम बनाने के लिए मैंने B पॉइंट को थोड़ा सा दूर शो किया है। तो इस केस में ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट कहाँ जा रही है? लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टूवर्ड्स रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। मुझे लगता है ये पॉइंट मैंने डिस्कस ही नहीं किया कहीं पे भी। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये है मेरे पास इंटरफेस, ये है मान लीजिए रेयर मीडियम, मान लीजिए एयर, और ये है मेरे पास डेंसर मीडियम, मान लीजिए ग्लास या वाटर। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये देखिए, इसका जो ओरिजिनल पाथ है लाइट का वो ये वाला है। दिस इज ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो लाइट इस तरफ बेंड हो गई है, किस तरफ? टूवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब उल्टा हो, यानी कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आप लोग मेमोराइज करोगे कि रेयर टू डेंसर लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल
एंड जब हम बात करेंगे डेंसर टू रियल देन लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसको आप स्पीड ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बड़ी आसानी से समझ भी सकते हो। थोड़ा सा बता देता हूँ, म्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, साइन आई बाय साइन आर। मैं मान के चलता हूँ कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रियल मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये एंगल I है, ये एंगल हमारे पास R है। सो दिस इज द सिचुएशन। क्लियर। अब इस केस में म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो I की वैल्यू डेफिनेटली R से बड़ी होनी ही चाहिए, यानी कि एंगल R कम होना चाहिए। एंगल R कम तभी होगा जब लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल। सो memorize this, when light goes from real to denser medium it bends towards normal, and when light goes from denser to real medium it goes away from normal। तो अगर मैं यहाँ पर इस लाइट का OB रे का पाथ ड्रॉ करूँ तो ये था इसका ओरिजिनल पाथ। क्लियर। बट अब इसे बेंड करना है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाना है, तो ये इस तरह से बेंड कर जाएगी। और अगर मैं इस रे को पीछे को प्रोड्यूस करूं तो मुझे ये रे इस पॉइंट से आती हुई महसूस होगी, यानी कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर महसूस होगी। इट मीन्स दैट मुझे इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ यहाँ पर AI महसूस होगी। AI विल रिप्रेजेंट apparent डेप्थ, वो डेप्थ जो मुझे महसूस होगी। दिस D रिप्रेजेंट रियल डेप्थ, रियल डेप्थ को मैं शॉर्टकट में RD एंड apparent डेप्थ को मैं शॉर्टकट में AD लिखूंगा। इज दैट क्लियर। तो ऑब्जेक्ट पड़ा इस पोजीशन पे है बट हमें थोड़ा उठा हुआ महसूस होगा। अगर आप भरी हुई पानी की बाल्टी को ऊपर से देखो तो आपको उसकी गहराई कम महसूस होती है। यही वजह है बिकॉज आप तब apparent डेप्थ को देख रहे हो, एंड एज इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम apparent डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। बट क्वेश्चन पैदा होता है कितनी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे R, दिस विल रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा दूँ तो ये एंगल भी R हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट लगा दूँ तो ये एंगल मेरे पास I हो जाएगा। क्लियर। आई रिपीट कि A एंड B पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, एक दूसरे के बहुत पास है, एंड जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि AB इज वेरी स्मॉल। अगर AB बहुत छोटा है तो उस केस में मैं ये भी कह पाऊंगा, देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको फील दिलाता हूँ। AB बहुत छोटा है तो ये एंगल I है, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B। सिमिलरली दिस इज A, दिस इज B, तो यहाँ पर ये मेरे पास R है। क्योंकि AB छोटा है तो I एंड R भी छोटे ही होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट I एंड R आर वेरी स्मॉल। ये दोनों एंगल भी बहुत छोटे हैं, यानी कि मैं ये अजम्पशन ले सकता हूँ I इज नियरली इक्वल टू tan I एंड R इज नियरली इक्वल टू tan R, एंड इनको मैं नियरली इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन I के, या नियरली इक्वल टू लिख सकता हूँ इधर साइन R के। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर रेफर करेंगे ट्रायंगल AOB। प्लीज रेफर ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल में हमारे पास tan I की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB और बेस हमारे पास है AO। tan I को नियरली I और नियरली I को साइन I लिख सकता हूँ। सो आई मे राइट डाउन साइन I इज इक्वल टू AB बाय AO। ठीक है, ये तभी लिखा जा सकता है जब I की वैल्यू स्मॉल हो। दैट इज वाई मैं बार बार कह रहा था कि आपको साइड से ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर AB अपॉन AO, AO किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, AO ये रिप्रेजेंट कर रहा है D को, रियल डेप्थ को। दिस रिप्रेजेंट रियल डेप्थ। क्लियर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
नाउ प्लीज रेफर ट्रायंगल AIB। इस ट्रायंगल में देखो आप लोग tan r लिख पाओगे। tan r will be nearly equal to sin r and this may be written as AB upon AI। क्लियर? अगर अपरेंट डेप्थ को मैं यहाँ पर x के साथ डिनोट कर लूँ तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा इसे AB upon x। Say this is equation number 2। Now we will divide equation number 1 and 2 so that we can get sin I by sin r। 1 divided by 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? sin I by sin r। This is equal to sin I अपने पास कितना है? AB by D and sin r कितना है? AB by x। तो यहाँ से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ d, या x बाई डी लिख लो। x बाई डी इज इक्वल टू साइन I बाय साइन r। इज इट क्लियर? साइन I बाय साइन r क्या होगा? यहाँ पर फिर से आपके मन में एक पाप आ सकता है। बिना सोचे समझे आप म्यू लिख सकते हो। ध्यान से समझो, लाइट कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन I बाय साइन r लिखूं तो मैं ये लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट गई। कौन से मीडियम में? बी में, सॉरी लाइट ए मीडियम में गई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बेसिकली ये बनेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। क्लियर? और इसकी वैल्यू भी इस केस में 1 से कम आएगी। बट ये हमारी स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है। हम किसी भी स्टैंडर्ड रिजल्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर नहीं लिखते। हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन सा था हमारे पास? वाटर। वो मीडियम जिससे लाइट आई है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को यूज करूंगा। 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। दिस इज इक्वल टू साइन I बाय साइन r। क्लियर? और ये मेरे पास किसके इक्वल था? दिस वाज इक्वल टू x बाय d। So I can write down this is equal to x by d। यहाँ से अगर मैं रीअरेंज करूँ तो इतने हिस्से को यूज़ करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d बाय म्यू। अब बेशक b विद रिस्पेक्ट टू a लिखा है, बट ये अंडरस्टूड होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम है। इसे मैं सिर्फ x इज इक्वल टू d बाय म्यू भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर x मेरे पास क्या है? अपरेंट डेप्थ, और d मेरे पास क्या है? रियल डेप्थ। क्लियर? सो यहाँ पर मेरे पास अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बन गया। दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, या इसे यहाँ पर म्यू के लिए भी लिख सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। mu is equal to real depth upon apparent depth। Is that okay? We will remember this result as a standard result। यहाँ पे ध्यान रखना है mu हमारे पास क्या है? refractive index of denser medium with respect to rare medium। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट कितना हुआ। आखिर ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो कितनी ऊपर को उठ गई। हमारे आर्टिकल का हेडिंग क्या था? नॉर्मल शिफ्ट। तो ये जो हिस्सा है OI वाला डिस्टेंस है, दिस रिप्रेजेंट नॉर्मल शिफ्ट।
क्लियर? सो वी विल कैलकुलेट नॉर्मल शिफ्ट। डायग्राम से क्लियर है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ विल रिप्रेजेंट नॉर्मल शिफ्ट। आई विल राइट डाउन नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। क्लियर? अब हमारे पास रियल डेप्थ का सिंबल क्या था? आर टी। अपरेंट डेप्थ हमने लिखी थी ए डी। और हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि रियल डेप्थ अगर मैं कॉमन रख लूँ तो 1 माइनस 1 बाय म्यू हो जाएगा। रियल डेप्थ को हमने डी सिंबल से डिनोट किया था, सो डी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं, अगर हम साइड से व्यू करते तो हमें क्या फर्क महसूस होता। क्यों हमने नॉर्मल व्यू के लिए ही डिस्कशन की है। तो ये हमारे पास कंटेनर जिसमें वाटर भरा हुआ है एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स बॉटम एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट आर्टिकल। अब हम मान लीजिए यहाँ साइड से किसी ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं विच इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। अब जो रे यहाँ से सीधी जाएगी, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे होगी, ये तो हमारी आंख तक नहीं पहुँचेगी। तो कौन सी रे हमारी आंख तक पहुंचेगी? जो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी जाएगी, ये बेंड करेगी एंड विल रीच टू आवर आई। सो दिस विल बी सिचुएशन। ये एक रे होगी। सिमिलरली बिल्कुल इसके नज़दीक मैं एक और रे मार्क कर सकता हूँ। दोनों रेस एक दूसरे के पास ही होनी चाहिए, तभी ये हमारी आई तक पहुँच पाएंगी। अब इन रिफ्रैक्टेड रेज को अगर मैं पीछे को प्रोड्यूस करूं तो दीज रेज विल मीट समवट हियर। क्लियर? तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज। आप लोग देखो इस केस में इमेज दोनों तरीकों से शिफ्ट हुई है, थोड़ी ऊपर को भी हुई है, साथ में थोड़ी सी पीछे को भी चली गई है। क्लियर? ये एग्जैक्टली ओ के ऊपर इस पोजीशन पे इमेज नहीं बनेगी, बल्कि ये थोड़ी सी साइड में, लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट करेगी। दैट इज व्हाई वी डिस्कस्ड ओनली नॉर्मल शिफ्ट। हमने ऑब्जेक्ट को यहां ऊपर से ही व्यू किया था। इज दैट क्लियर? अब हम लोग यहां पे बात करेंगे व्हाट विल बी शिफ्ट इफ वी हैव मल्टीपल मीडियम्स। अगर हमारे पास बहुत सारे मीडिया है, उस केस में कुल मिला के कितनी शिफ्ट होगी और ऑब्जेक्ट की अपरेंट डेप्थ हमें क्या महसूस होगी। मान लीजिए मेरे पास 3 अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए स्लैब्स हैं, तीनों ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैं, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 μ2 μ3 एंड हैविंग थिकनेसेस T1 T2 एंड T3, and let us further suppose that an object is placed at the bottom of this slab and we are viewing this object in the normal position like this। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें ये पता है कि इस केस में रियल डेप्थ, असली डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हमें डेप्थ महसूस कितनी होगी? What is the value of apparent depth in this case? देखो बेटा, पहले केस में ये स्लैब इसको थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस करवाएगी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, हर बार थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। पहले केस में मेरे पास apparent depth आएगी T1 बाय μ1, दूसरे केस में T2 बाय μ2, तीसरे केस में T3 बाय μ3। इन तीनों का सम हो जाएगा मेरे पास अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ के बाद है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट को बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला बनेगा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा, माइनस T1 बाय μ1 माइनस T2 बाय μ2 माइनस T3 बाय μ3 हो जाएगा।
यहाँ से आप लोग t1 को कॉमन रखोगे पहली और फोर्थ टर्म में से, यू विल राइट 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 एंड देन t2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 एंड देन थर्ड t3 1 माइनस 1 बाई म्यू 3, 1 माइनस 1 बाई म्यू 3. दिस विल रिप्रेजेंट नॉर्मल शिफ्ट. उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा. बट यहाँ पर ना कई बार स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको ना ये फील नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है. तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ. मैं यहाँ पर सिर्फ 2 स्लैब्स के लिए समझा दूंगा. अगर 2 स्लैब्स के लिए आप लोग कन्विंस हो तो थर्ड के लिए तो कोई इशू नहीं आएगा. मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, ये रे सीधी जा रही है जो कि बिना बेंड किए आगे निकल जाएगी. अब अगर मैं यहाँ पर एक दूसरी रे बनाता हूँ तो इस रे की जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी. इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, से इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल समवट लाइक दिस. तो मुझे इसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी. ये हो जाएगी I1. अब ये रे फिर से रिफ्रैक्ट करेगी, फिर से थोड़ा सा और बेंड करेगी. ये और बेंड करेगी तो मुझे इसकी फाइनल पोजीशन I2 यहाँ पर महसूस होगी. क्या ये स्टेप आप लोगों को क्लियर है? अब मेरे पास ये थिकनेस थी T2, ये थिकनेस है T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड दिस इज μ1. नाउ वी विल डिस्कस कि इस केस में मुझे अपरेंट डेप्थ कितनी महसूस होती है. ये पॉइंट OI1. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि मेरे पास ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए. आपको अब ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों. यहाँ पर अब हम सीधा वैक्यूम में नहीं जा रहे. हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? मीडियम A से, ये A, B एंड C. C से B में, फिर B से A में. सो लेट अस हैव डिस्कशन. इस फॉर्मूला मैं लिखूंगा अपरेंट डेप्थ is equal to real depth divided by refractive index. Apparent depth इस बार मुझे कैलकुलेट करनी है ये वाली. ठीक है, इसको मैं क्या लिखूं? A1 लिख लूं. apparent depth 1. तो A1 मेरे पास कितनी आएगी? रियल डेप्थ कितनी है? T1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आएगी? ये μ1 नहीं आएगी. μ1 तो है विद रिस्पेक्ट टू एयर. अब लाइट μ1 से μ2 में, मीडियम C से मीडियम B में जा रही है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. ये सही है. लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर. तो मैं डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखूंगा μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2. ओके, अब हम बात करते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे महसूस हो रहा है? I1 पे. और अब ये डिस्टेंस कवर होना है. ये डिस्टेंस मेरे पास कुल मिला के कितना हो जाएगा? T2 प्लस A1. यानी कि सेकंड केस में, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन के केस में मेरे पास अगर अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखना हो तो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. इस बार रियल डेप्थ मुझे कितनी महसूस होगी? T2 प्लस A1 डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिख लूंगा. T2 की वैल्यू एज सच एंड A1 की वैल्यू बच्चों हमने क्या लिखी है? A1 की वैल्यू हमने लिखी है T1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. इसे आप लिख सकते हो T2 बाय μ2 प्लस T1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. इसे मैं लिख सकता हूँ T2 बाय μ2 प्लस T1 बाय, इसे कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे μ1 बाय μ2. दिस विल बी रिटन एज μ1 बाय μ2 मल्टीप्लाई बाय μ2. ये μ2 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास बचेगा T2 अपॉन μ2 प्लस T1 अपॉन μ1. एग्जैक्टली सेम रिजल्ट बन गया जो हमने पीछे बिना किसी एफर्ट के लिखा था. ये मैंने रिजल्ट यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है. तो ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम बनेंगे. क्लियर?
तो आपको ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ी सी फीलिंग आ जाए, आप लोग डायरेक्ट कंसेप्चुअली यहाँ से इसे समझ के याद कर सकते हो। क्लियर? वन मोर पॉइंट टू ऐड कि मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल स्लैब के पैरेलल ही आती है, लाइट कम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्लैब, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्लैब। तो समझने के लिए मान लेता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल है कि मान लीजिए 1 डिग्री है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा नियरली 89 डिग्री, या अगर नियरली 0 मानूंगा तो नियरली 90 डिग्री। लाइट अंदर एंटर करेगी, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोग इसे डिनाई नहीं कर सकते। म्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन आई बाय साइन आर। क्लियर? तो यहां पर ये वैल्यू साइन 90 हो जाएगी, ये वैल्यू लगभग 1 हो जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 बाय साइन आर। क्लियर? तो यहां से मेरे पास साइन आर आएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट सम वैल्यू ऑफ आर। तो ये डेफिनेटली जो रे है वो मीडियम के अंदर एंटर करेगी। बट जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट पैरेलल स्लैब में एंटर करती है तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल ही होती है। सो दिस विल बी इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये एंगल हमारे पास इस बार 90 डिग्री अप्रोक्सीमेशन में 90 डिग्री ही होगा। क्लियर? तो लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल ही बाहर चली जाएगी, और इस केस में जो लेटरल शिफ्ट है वो थिकनेस ऑफ स्लैब के इक्वल होगा। लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब, दैट इज टी। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अ फिश अंडर वाटर अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड वाटर विल अपीयर टॉल। सिचुएशन क्या है कि अगर एक फिश किसी इंसान को देखती है जो कि बाहर पानी के बाहर खड़ा हुआ है तो उसे वो आदमी थोड़ा लंबा दिखाई देगा। फिश इज अंडर वाटर एंड पर्सन विल अपीयर टॉल। वजह क्या है? तो ये है हमारे पास पर्सन जो कि पानी के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब ये फिश इस पर्सन को देखेगी तो पर्सन से आने वाली लाइट अगर फिश की आंख तक पहुंच पाती है तभी वो उसे देख पाएगी। सो लेट अस ट्राई कि ये है लाइट, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम मैन। व्हेन दिस लाइट enters water it will bend towards normal, so I will redraw this। तो रे थोड़ा सा बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल। रे का ये है ओरिजिनल पाथ, इसको थोड़ा सा बेंड करना है टूवर्ड्स नॉर्मल, समवट लाइक दिस। तो अगर मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे को प्रोड्यूस करूंगा तो दिस रे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, यानी कि इस फिश को पर्सन का हेड यहाँ पर महसूस होगा, पर्सन की हाइट कुछ ज़्यादा महसूस होगी। आप इसको कंसेप्चुअली ऐसे समझ सकते हो, दिस इज रियल डेप्थ एंड हियर दिस वन इज apparent depth, and let's suppose that mu is refractive index of the water with respect to air। now इस केस में apparent depth की वैल्यू ज़्यादा है as compared to real depth। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है म्यू की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। म्यू एक से बड़ा ही रहेगा तो आपको लिखना है बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू, याद रखने का जुगाड़। पर्सन टॉल महसूस होगा तो एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ विल रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके साथ रिलेटेड कुछ कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, उनको देखेंगे। हमारे पास फिश और मैन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो सिचुएशन ये है, एक फिश जो कि वाटर लेवल से x मीटर डीप है और एक बर्ड, फिश और बर्ड वाले क्वेश्चंस हैं। एक बर्ड जो कि
वाटर सरफेस से y हाइट पे है। तो फिश को वाटर कितने डिस्टेंस पे दिखाई, फिश को बर्ड कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा और बर्ड को फिश कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी। तो हम लोग पहले लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। तो देखो बेटा, ये है हमारे पास बर्ड को फिश थोड़ी ऊपर उठी हुई महसूस होगी। तो बर्ड को फिश यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर उठी हुई महसूस होगी। कितनी ऊपर उठी हुई, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू x बाय म्यू। तो ये डिस्टेंस y है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट वाटर की वजह से अपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि बर्ड को ये महसूस होगा कि फिश इज एट ए डिस्टेंस y प्लस x बाय म्यू एंड ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस इज लेस देन x प्लस y। यानी कि बर्ड को फिश एक्चुअल डिस्टेंस से थोड़ी ऊपर महसूस होगी। एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश, ये वैल्यू कितनी आएगी। देखो, फिश को इस डिस्टेंस x में तो कोई चेंज महसूस नहीं होगा, बट यहाँ पर y में चेंज महसूस होगा, उसे बर्ड थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा, तो ये y बाय म्यू हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी y इंटू म्यू हो जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन x प्लस y। यानी कि बर्ड फिश को थोड़ा दूर महसूस होगा और जबकि बर्ड को फिश थोड़ी नजदीक महसूस होगी। क्लियर?